नमस्कार, क्लासरूम क्लिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था। देखिए, जब मैं एक एस्पिरेंट की तरह तैयारी करता था, उस समय मैंने कुछ चीज़ों को फेस किया जिसका सॉल्यूशन मुझे ईज़िली नहीं मिलता था। देखिए, हम जब प्रिपरेशन पीरियड में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमें चीज़ें आसानी से मिल जाए ताकि हम अपनी तैयारियों पे ध्यान दे सकें। कुछ चीज़ें जो मुझे उस समय खटकती थी कि अगर ये चीज़ें इस तरीके से ना होकर किसी दूसरे तरीके से मेरे सामने रखी जाती तो मेरे लिए सहूलियत होती। तो मैं सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाए। सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास मेरे द्वारा रहता है, लेकिन आप कहीं न कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, किसी न किसी संस्था से पढ़ रहे होंगे, किसी न किसी बुक को फॉलो कर रहे होंगे। समस्या तब आती है जब हमें बहुत सारी चीज़ें कम समय में पढ़नी होती है। अगर वही चीज़ें कंसाइज़ फॉर्म पे मिल जाती हैं तो हमारी तैयारी आसान हो जाती है। उस एक बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैनल को बनाया था, जिससे जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं या इस चैनल से जुड़ते हैं, उन्हें कहीं न कहीं आसानी हो अपनी तैयारी करने के लिए। ठीक है? उसी के तहत सीएमओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या तो वो एमसीक्यू बेस पे होगा वन डे एग्ज़ाम की तरह, या तो पीएससी के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। असल में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। अफ़वाहें दोनों तरीके की उड़ रही हैं। अगर वो एग्ज़ाम वन डे बेस पे हो जाता है तो आप बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनसे किस तरीके से आगे हो सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। या जो सीरीज़ चल रही है हमारी, वह उस बातों को लेकर चल रही है कि आप बाकियों से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बिहाफ में हम पढ़ रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसकी 4 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें हमने पिछली कुछ मुख्य धाराओं को देख लिया था। जल्द से जल्द इन बाकी बची धाराओं को ख़त्म करते हैं, जिसके बाद हम अपना अगला टॉपिक जो छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास है, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो स्पेसिफिक टॉपिक छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी जो सीएमओ का एग्ज़ाम लेगा उससे रिलेटेड है, उनका हम एक सेपरेट वीडियो लेकर चल रहे हैं। और जो सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे आप व्यापम का ले लीजिए या सीजीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनका ले लीजिए, उनके लिए एक अलग सीरीज़ चल रही है। जो नोट्स आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो शॉर्ट एवं कंसाइज फॉर्म पे हैं। उनमें केवल उन्हीं बातों का समावेश किया गया है जो आपको याद रखनी है। उस नोट्स में जितनी चीज़ें हैं उसके बाहर आपको एक भी अन्यथा तथ्य याद नहीं रखना है। ठीक है? तो अगर आप उस नोट्स को प्रेफर कर रहे हैं तो सिर्फ उस नोट्स को ही प्रेफर कीजिए। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बहुत छोटे फॉर्म पे हैं, करीब 30 पेज में समथिंग छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म हो गया है। तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम, जिसमें हमने धारा 67 ए तक देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में 68 से लेकर 90 तक। ठीक है? जो नोट्स हैं वो आपको पूरा अधिनियम ख़त्म हो जाने के बाद ग्रुप में मिल जाएंगे, या फिर आप जानते हैं कि आप मुझे मैसेज किया कीजिए, आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है? धारा 68 देखना था आपको। धारा 68 कहता है बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार। इससे आप क्या समझते हैं? बंधक धन का अर्थ होता है वह धन जो किसी को किसी संपत्ति को गिरवी रखने के लिए दिया जाता है, उसके लिए वाद लाने का अधिकार। जो न्यायालय में वाद लाए जाते हैं, उन अधिकारों की बात की गई है कि वो वाद किन किन स्थिति पे लाए जा सकते हैं। जैसे कि बंधकदार को बंधक धन वसूल करने के लिए वाद लाने का अधिकार केवल निम्नलिखित दशाओं पर है। जैसे जब बंधककर्ता बंधक धन के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य हो, यानी कि किसी से ऐसा करार किया गया हो कि जो ऋण की गई राशि है वह जिसने ऋण लिया है उसे ही भुगतान करनी हो, तो वाद लाया जा सकता है। दूसरा, जब बंधक संपत्ति अपर्याप्त हो जाए और बंधककर्ता अतिरिक्त प्रतिभूति देने में विफल रहे। इसका अर्थ है कि मान लीजिए कि किसी बॉन्ड को या शेयर को मैंने गिरवी रखा, ठीक है, कुछ समय बाद उसकी वैल्यू गिर गई और मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि इस धनराशि को चुका सकूँ। तो
जिसने मुझे ऋण दिया है वह न्यायालय में यह याचिका दायर कर सकता है कि उस बंधक धन को लौटाने के उचित इंतज़ाम किए जाएं, ठीक है, या करवाए जाएं। अगला है, जब बंधककर्ता के किसी गलत कार्य से बंधकदार अपनी प्रतिभूति खो दे। जब बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जा रखने का हकदार हो, इन सभी बातों पर वादों को लाया जा सकता है। धारा 69 जो है वह विक्रय करने की शक्ति कब विधिमान्य होती है इससे संबंधित है। यानी कि अगर कोई संपत्ति मेरे पास गिरवी रखी हुई है तो मैं इस संपत्ति को कब बेच सकता हूँ, इस बात का वर्णन धारा 69 में मिलता है, ठीक है। धारा 69 का रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित है और धारा 70 बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि से संबंधित है। अनुवृद्धि का अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई ज़मीन मेरे पास गिरवी रखी हुई है, बाद में इसके ऊपर कोई फल या कोई वृक्ष उग आता है, तो इस वृक्ष पर किसका अधिकार होगा इसका वर्णन धारा 70 में मिलता है। धारा 71 बंधकित पट्टे का नवीकरण से संबंधित है। धारा 72 सब्ज कब्जा बंधकदार के अधिकार से संबंधित है। यानी कि बंधकदार अपनी संपत्ति को बचाने के लिए धन खर्च कर सकता है, जैसे विनाश से बचाने के लिए, बंधककर्ता का मालिकाना हक का समर्थन करने के लिए, अपना हक पक्का करने के लिए या पट्टे के नवीकरण के लिए। इसका वर्णन धारा 72 में मिलता है। धारा 73 राजस्व के लिए किए गए विक्रय के आगमों पर या अर्जन पर प्रतिकर पर अधिकार से संबंधित है। आप सिर्फ इस चीज़ की, इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई थी लिखने के लिए, पर मुझे लगा नहीं कि यह एग्ज़ाम में आने लायक है, इसलिए आप सिर्फ धारा 73 में ध्यान रखिए कि किन बातों का वर्णन किया गया है या किस चीज़ के बारे में बताया गया है। धारा 74 पार्श्विक बंधकदार का, इसे द कर लीजिएगा, मैं नोट्स में इसे सुधार दूंगा, पर अभी ध्यान रखिए कि पार्श्विक बंधकदार का पूर्विक बंधकदार को संदाय करने का अधिकार धारा 74 में है। इसका मतलब है कि पहले जो बंधकदार था, ठीक है, पिछला जो बंधकदार था वो नए बंधकदार को जो अधिकार स्थानांतरण करता है उसके बारे में वर्णन धारा 74 में मिलता है। धारा 75 मध्यवर्ती बंधकदार के पूर्विक और पार्श्विक बंधकदारों के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, यानी कि जो मध्यवर्ती बंधकदार होता है उसका पहले और बाद के बंधकदारों के विरुद्ध या के परिप्रेक्ष्य में क्या अधिकार होते हैं उसका वर्णन धारा 75 में मिलता है। धारा 76 सरकब्जा बंधकदार का दायित्व क्या होगा उसके बारे में है। धारा 77 ब्याज के बदले में प्राप्तियों से संबंधित है। धारा 78 पूर्विक बंधकदार का मुलतवी होना। मुलतवी का अर्थ होता है स्थगित होना, यानी कि अगर कोई बंधकदार कुछ ऐसे काम करता है कि उसे हटाकर नए बंधकदार को नियुक्त किया जाए या नया बंधकदार नियुक्त हो जाता है, तो जो पुराना बंधकदार है वह अपने आप स्थगित हो जाएगा। इसका वर्णन धारा 78 में मिलता है। धारा 79 जबकि अधिकतम रकम अभिव्यक्त है तब अनिश्चित रकम को प्रतिभूत करने के लिए बंधक से संबंधित है। उदाहरण के थ्रू समझते हैं। यह एक ऐसे बंधक से संबंधित है जो भविष्य की अग्रिम राशि या चालू खाते की शेष राशि जैसे अनिश्चित राशि को सुरक्षित करता है, बशर्ते बंधक में एक अधिकतम राशि व्यक्त की गई हो। मान लीजिए कि मेरा कोई बैंक अकाउंट है जो चालू बैंक अकाउंट है, ठीक है, जिसमें जो राशि है वो कभी घटती है कभी बढ़ती है। मैंने इस राशि को गिरवी रख दिया, लेकिन इस राशि में कोई एक फिक्स रकम है कि यह राशि 10,000 से कम नहीं होगी। तो इस प्रकार की अगर मैं गिरवी या बंधक बनाता हूँ अपनी किसी संपत्ति को, तो उसे धारा 79 के तहत माना जाएगा। धारा 80 आबंध का उत्साधन से संबंधित है। हालांकि धारा 80 को संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 1920 की धारा 41 के द्वारा निरसित कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्रमबंधन और अभिधाय से के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें धारा 81 प्रतिभूतियों का क्रमबंधन से संबंधित है। एक उदाहरण के थ्रू इसे समझते हैं कि क्या कहता है ये। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है क, उसके पास दो संपत्ति है, यानी कि दो मकान है ए और बी। इसने इन दोनों मकानों को किसी दूसरे व्यक्ति को गिरवी रखा, ठीक है। बाद में इसने अपने दूसरे मकान
एक ए है और एक बी है, इस बी को किसी दूसरे व्यक्ति ख को गिरवी रखा, ठीक है, तो ख यह मांग कर सकता है कि जो पहले व्यक्ति था जिसे संपत्ति को गिरवी रखा गया था, जिसके पास संपत्ति को गिरवी रखा गया था, वह अपनी वसूली या अपना ऋण पहली संपत्ति यानी कि ए जो संपत्ति है उससे वसूल करे। हालांकि इसके लिए कोई विपरीत अनुबंध नहीं होना चाहिए या फिर कोई किसी प्रकार का इस तरीके से कोई कंडीशन नहीं बैठनी चाहिए कि जो पहला बंधकदार है उसे किसी प्रकार की हानि हो। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं यह क्या कहना चाह रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास दो संपत्तियां हैं और उसने वो संपत्ति ए और बी, इन दोनों संपत्तियों को किसी एक व्यक्ति के पास गिरवी रखा हुआ है, बाद में यह क्या करता है कि अपनी एक संपत्ति बी को किसी व्यक्ति ख को गिरवी रख देता है। ठीक है, तो जो ख व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति या अपने पास जो गिरवी रखा गई संपत्ति है उसे बचाने के लिए यह कह सकता है, यह मांग कर सकता है कि जो पहला बंधकदार था उसका जो हर्जाना है या उसे जो धनराशि है वो पहली संपत्ति के द्वारा पूर्ति किया जाए। ठीक है, धारा 82 बंधक ऋण की बाबत अभिदाय से संबंधित है। यदि बंधक के अधीन संपत्ति कई व्यक्तियों के स्वामित्व में है और उनके अलग अलग अधिकार हैं तो वे ऋण का भुगतान करने के लिए अपने संपत्ति के हिस्सों के अनुपात में योगदान करने के लिए बाध्य हैं। यानी कि अगर एक संपत्ति है, इसके बहुत सारे मालिक हैं और इसे गिरवी रखा जाता है तो ये सभी अपनी मालिकाना हक के तहत या अपने हिस्से के तहत उस ऋण को भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद बात करते हैं न्यायालय में निक्षेप की, जिसका वर्णन धारा 83 से मिलता है। 83 और 84 में धारा 83 बंधक मध्य शोध धन का न्यायालय में निक्षेप करने की शक्ति, यानी कि जो बचे हुए धन है, मूल धन को चुकाने के बाद जो बचा हुआ धन है उसे न्यायालय में जमा करके अपनी संपत्ति को छुड़ाने के तहत जो वर्णन मिलता है वह धारा 83 में मिलता है। धारा 84 ब्याज का बंद हो जाना से संबंधित है। धारा 85 हालांकि इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1956 अनुसूची 5 द्वारा निरसित कर दिया गया है, फिर भी आप ध्यान रखिए कि धारा 85 में क्या है और उसे किस अधिनियम की धारा या अनुसूची के तहत निरसित किया गया है। ठीक है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। अगला मिलता है पुरोबंध और विक्रय, जिसका वर्णन धारा 86 से 90 तक है। इसे भी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 186 के तहत अनुसूची 5 द्वारा निरसित कर दिया गया है। इतनी बातें थीं जो आपको इस वीडियो के तहत ध्यान में रखनी है। इसके बाद हालांकि हमारे पास 137 धाराएं हैं, ठीक है, तो इसके बाद की जो धाराएं हैं उन्हें एक वीडियो या 2 वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास रहेगा मेरा। जल्द ही यह अधिनियम भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको सिर्फ वो नोट्स समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो एक बार आप वीडियो देखकर नोट्स को समझ लीजिए, उसके बाद सिर्फ रिवीजन कीजिए। एक बार में सारी चीज़ें याद नहीं होती है, ना ही आप याद करने का प्रयास करना है। आपको रिवाइज़ कीजिए जितनी बार हो सके उतनी बार, और सिर्फ एक सिलेबस और एक नोट्स से बंधे रहिए। आप 10 जगह जाएंगे, आपका ही घाटा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।